हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज की इस क्लास में डिस्कस करूंगा हिंदी भाषा ज्ञान का पार्ट नंबर 63। आगामी जेसीसी, सीजीएल, एसआई का अगर एग्जाम होता है तो पीजीटी और लेव असिस्टेंट में सब में ये लेक्चर काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। पेपर वन इज जस्ट क्वालिफाइंग, 30% आपको लाना होता है, तो ज्यादा टेंशन लेकर आपको इसको हिंदी और इंग्लिश को नहीं करना है। बाकी सारे पेपर पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। क्लास आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग को देते चलना है। समुदायवाचक विशेषण कौन है इसमें? प्रत्येक, दूना, तीन या फिर चारों? इसका आंसर दीजिए। समुदायवाचक विशेषण अगर पता नहीं होगा तो एक ऑप्शन सिमिलर है, गलत आप लोग कर सकते हैं। तो ओके, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 63 रहेगा। सारे पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश का भी काफी ज्यादा जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा। और मैं झारखंड जीके भी पढ़ा रहा हूं, तो उसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल से जरूर जुड़िएगा और टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। टेलीग्राम से और कम्युनिटी टैब से आपके झारखंड के एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। @लर्नर्स गाइड एजुकेशन एड्रेस है टेलीग्राम चैनल का। ओके, ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, लौंग, भात या फिर पनीर? तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वह लौंग शब्द है ना, इसको देख लीजिएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का देखिएगा तो दर्जन भर से ज़्यादा रूल होता है, तो आपको सब याद करना पड़ेगा तभी बनेगा। आसान नहीं होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है से पता करना। तो लौंग शब्द इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द है। आइए देख लेते हैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। तो जैसे आहार के नाम होता है, जैसे सब्जी है, दाल है, कचौड़ी है, पूरी रोटी है, पकौड़ी, ये सब आहार के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख है, नाक है, जीभ है, पलक है, उंगली है, ठोड़ी है, ये सब शरीर के जो अंग है वह सब स्त्रीलिंग होते हैं। आभूषण और वस्त्र के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, कमीज, पेंट, जितना है बोल दीजिएगा। माला, चूड़ी, बिंदी सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है। ओके ना, तो आंसर आपको पता चल गया होगा। मसालों के नाम जो होता है से स्त्रीलिंग होता है, तो इस पॉइंट से आपको पकड़ा जाता है ना कि स्त्रीलिंग कौन होगा। तो याद देखिएगा, मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो हल्दी हो जाए, मिर्च हो जाए, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय, ये सब आ जाएगा, तो ये सब जो है से आपको स्त्रीलिंग होता है। राशिफल जब जितना देखते हैं 12 राशियां होते हैं, ओके, आपको पता होगा। तो ये सारा का सारा स्त्रीलिंग होता है। कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क, ठीक ना, वृश्चिक, ये सब होता है। अनाज के नाम देख लीजिएगा, ये सब ना पुल्लिंग होता है। गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि, ये सब जो है से अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में है मक्का, ओके, ज्वार बोल दीजिए। अरहर, क्वेश्चन ही पूछा चुका है अरहर पर एक बार। और मूंग देख लीजिएगा, ये सब स्त्रीलिंग होता है। तो कुछ कुछ अपवाद भी होता है, लेकिन अपवाद नियम नहीं कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका होगा। सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे पुल्लिंग था, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह पुलिंग है। क्लास में एंड तक आप लोग जरूर जाइएगा, बहुत सारा फुटफुल चीज़ें हैं, जानकारी भर भर के इसमें डाला गया है, मजा आ जाएगा आपको। नमक, भात, पनीर याद रखिएगा, ये सब पुलिंग शब्द आते हैं। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटिए। परसर्ग क्या होता है? याद है कि भूल गए? परसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह जितने भी हैं 8 के 8, उसको परसर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो इसका जो सही वह छत पर से नीचे गिर गया। छत पर बोलना उचित शब्द यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। छत खुद एक ऊंचाई पे जगह होता है, तो छत पर नहीं लगेगा, छत सिर्फ बोल सकते हैं। तो वह छत से नीचे गिर पड़ा, यही इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इस वाक्य का। छत से नीचे गिर पड़ा। यहाँ पे से जो है से अपादान कारक को शो कर रहा है ना, क्योंकि छत से कोई पर्सन है, जब कोई भी है वो है तो ऑब्वियस सी बात है आदमी ही होगा, तो वह लड़का होगा। तो वह छत से नीचे गिर पड़ा, यानी छत से वह जुदा हो गया, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सही वाक्य बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लोकोक्ति है और उसका अर्थ आपको मैच करना है। यहाँ पे कोट दिया हुआ है। पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं, सहज पके सो मीठा होए, ओके, और बीती ताहे विसारी दे, आगे की सुधी ले। तो आगे देख, मतलब ले होता है या ले होता है। तो आइए मैच करते हैं। तो पंचों का कहा सिर माथे, तो पंचों का कहा जो सिर माथे है वह जाएगा आपका फैसला मानना, यानी पंचों बोल दिए फैसला मानना पड़ेगा। हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं, यानी कि सहायता करने वालों पर रोब जमाना होता है ना, कि कोई आपको मदद कर रहा है, उसी को डांट रहा है, तो हो गया आपका। तो 2 का डी चला जाएगा। सहज पके सो मीठा हो, यानी कि समय पर ही काम मतलब पूरा होता है ना, कि समय आएगा तभी जो है काम पूरा होगा। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, इसका मतलब होता है कि जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे आपको क्या करना है उसके बारे में विचार कीजिए। ओके ना, तो बीती बातों को भूलकर भविष्य के बारे में सोचना, यही होता है बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। तो हो गया। तो इस तरह से मैच कीजिएगा तो आ जाएगा 1 का ए, 2 का डी, 3 का सी, 4 का बी। आंसर इसका डी हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा।
निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? पहले तो पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय था। वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान है उनका जो उपासना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उस तरह का संप्रदाय को आप लोग वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। तो वही एक मार्ग था, इसको देख लीजिएगा, वही संप्रदाय था। तो इसकी स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो जो वैष्णव संप्रदाय था यह, तो उसकी स्थापना 1500 ईस्वी में किया गया था। बाकी कुछ देखिए, आइए यहाँ पे जैसे इसमें देखिएगा वेदांता दर्शन में तो अनेक मत का विकास हुआ था, जिसमें 4 मत काफी ज्यादा प्रमुख है। एक क्वेश्चन आपको हिंदी के साथ साथ जनरल जीके में भी डायरेक्ट मैच करने के लिए आता है, और स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछता है ना कि अद्वैतवाद जो है उसके प्रतिपादक कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य जी, भूलिएगा नहीं अद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक स्वामी रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत में अंतर है, इसके मध्वाचार्य हैं। और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य या फिर इनको निम्बार्क भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेगा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैच करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओके। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ देगा अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। विशिष्टाद्वैत याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा। तो इसका आंसर हो गया वल्लभाचार्य। विठलनाथ जो थे, देखिएगा इसको, ये जो थे वल्लभ संप्रदाय के यह जो है से संस्थापक थे विठलनाथ। और इन्होंने ये जो है से अष्टछाप के कवि में आते हैं, अष्टछाप, इसको ध्यान रखिएगा। तो अष्टछाप की स्थापना इन्हीं के द्वारा जो है से 1565 ईस्वी में किया गया था। टोटल 8 कवि का यह ग्रुप था अष्टछाप में। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि कौन अष्टछाप के कवि हैं या फिर कौन नहीं है, ओके ना। तो आंसर तो इसका हो चुका है, ये भी डिस्कस कर दिया। सूरदास जो है से सूरसागर की जो है से रचना किए थे। और रामानुजाचार्य अगेन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ओके। चलिए देख लीजिएगा, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। यानी कि कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है तो यह अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति को देखिएगा तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो होता है अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति मतलब होता है कोई कथन, ठीक ना, उक्ति मतलब होता है कथन। और इसको अतिशय मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, तो आप लोग बोल सकते हैं बहुत अधिक। तो बहुत अधिक हो गया, तो बहुत अधिक कोई चीज बढ़ा चढ़ा कहा जाता है तो उसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। अवैतनिक समझते होंगे ना, करटाहा का पद कल झारखंड जीके में डिस्कस किया था। तो अवैतनिक मतलब बिना वेतन का होता है। भूमिका तो रोल समझते होंगे। प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछने योग्य ना, ये सब कुछ याद रखें। अतिशयोक्ति होता है, अलंकार भी पढ़े होंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा कर अगर कोई बात बोला जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो इनको दिया गया था 1989 और 1990 में, ओके ना। हिंदी साहित्य से क्वेश्चन यह बनेगा, ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन। तो सन 1989 से 90 के बीच में इनको दिया था हिंदी साहित्य का सलाका सम्मान। यहाँ पर डेट इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि ये एक वर्ष में दिया जाता है, ठीक है। तो 1989 से 90 के बीच में, यानी एक साल इस बीच में के बीच में जो है इनको दिया गया। त्रिलोचन शास्त्री को याद रखें। बाकी अगर यहाँ पे बात कीजिएगा तो सबसे पहले जो यहाँ पे अगर देखिएगा तो सलाका सम्मान जो दिया गया मतलब शुरू हुआ था वह 1986-87 से शुरू हुआ था, यानी कि 1986 में बोल सकते हैं कि शुरू हुआ था, और 86-87 से दिया गया था। और सबसे पहले जो दिया गया था पर्सन को वह थे रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा को याद रखिएगा, इनको पहला सलाका सम्मान दिया गया था हिंदी अकेडमी का। और हिंदी अकेडमी का स्थापना 1981 में हुआ था, भूलिएगा नहीं, हिंदी एकेडमी उसी समय जिसमें बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए करेक्ट करके याद रखिए, आंसर इसका भी है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सैयद इंसा अल्लाह खान, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी कहानी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जो आपसे शुरू पूछा गया था उसके आंसर यहाँ पे देने वाला हूं। समुदायवाचक विशेषण कौन है? प्रत्येक, दूना, तीन या फिर चारों? तो आंसर इसका चारों हो जाएगा। समुदायवाचक विशेषण जो है से किसी एक समूह के बारे में बात करता है, ठीक ना, एक सामूहिक रूप से, मतलब सामूहिक संख्या, अगर सही वर्ड बोले तो सामूहिक संख्या को जो बताए उसे जो है से समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। सामूहिक संख्या को, जैसे प्रत्येक और दूना पे देख लीजिएगा, प्रत्येक जो है यहाँ से प्रत्येकवाचक विशेषण आता है जिसमें आप लोग प्रत्येक मेंबर के बारे में बात करते हैं। ये जो दूना होता है यह आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी समझते होंगे, एक बार दो बार इस तरह से, तो दूना आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। तीन जो होता है नॉर्मली संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
तीन जो है से संख्या को डिनोट कर रहा है, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। चारों जो है से समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह एक सामूहिक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। चारों कहने का मतलब क्या है? चारों का कहने का मतलब है चार का ग्रुप है, उसमें हर एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चारों चोर, तो चारों चोर मतलब सब कोई चोर, चार था उसमें, और चारों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो चारों चोर अच्छे थे तो समझ गए। तो आंसर इसका डी है। चारों सामूहिक संख्या को जो बताएगा उसको बोलते हैं सामूहिक, मतलब समुदायवाचक विशेषण। रस से भरा विग्रह का समासिक पद क्या होगा? तो रस से भरा का समासिक पद हो जाएगा रस भरा। रसीला रसीली मत लगा लीजिएगा, ठीक है। रस भरा मतलब रस से भरा हुआ है। तो इसमें आप लोग समासिक पद देख लिए, ओके, कि रस भरा होगा, इसका विग्रह होगा रस से भरा। लेकिन इसमें समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, ठीक है ना। तत् मतलब बाद वाला। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। दूसरा बात है कि अगर तत्पुरुष समास में अंदर तक जाके आपको पूछ दे कि ये जो है मतलब कौन सा तत्पुरुष है, तो यह आपका करण तत्पुरुष होगा। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। तो इसमें भी करण तत्पुरुष ही है। तो से और द्वारा दो परसर्ग चिन्ह होता है, यानी कारक चिन्ह होता है करण का, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास। समास के टोटल 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। निरंतरता लिखा हुआ है, बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए। निरंतरता मतलब होता है ना कि लगातार कोई चीज हो रहा है, तो बरसता रहता है, यह काम लगातार हो रहा है, तो इसमें संयुक्त क्रिया है निरंतरता बोधक कंफ्यूजन हो रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? अब हिंदी से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में किया गया था, उसी समय जिस समय रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए कुछ देख लेते हैं हिंदी के बारे में। जैसे हिंदी के बारे में आप लोग देखिएगा, तो विश्व हिंदी सचिवालय है, विश्व हिंदी सचिवालय, इसकी स्थापना 2008 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मोका गांव है, मॉरिशियस में। मॉरिशियस, भारत और एक नेपाल बोला जाता है, तीन ही तो हिंदू राष्ट्र हैं, ठीक ना। बाकी तो बहुत सारा आपको कहीं भी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी, कहीं बौद्ध, तो कहीं मुस्लिम देखने को मिलेगा। तो मोका गांव है मॉरिशियस में, मॉरिशियस कंट्री पता होगा आपको। तो वहीं पे जो है से विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है। तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, पास्ट में भी बहुत बार पूछा गया है। दूसरा बात है कि अगर देखिएगा तो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, तो सबसे पहला बार विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, 1975 में, और यह नागपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 10 जनवरी को। और उसी के उपलक्ष्य में आप लोग हर एक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वैसे भारत में हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो डिटेल में डिस्कस कर दिया, ध्यान रखिएगा। बाकी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में सबसे पहले इंग्लिश आता है, फिर चाइनीज, जिसको आप लोग मंडारिन बोलते हैं, मंदारिन, और उसके बाद हिंदी, तो ए है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, 3rd नंबर पे आता है हिंदी। तो ये सब कुछ याद रख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो जो सही वाक्य है वह दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ठीक ना। गोला तो एक लेकर आएगा नहीं, और तोप भी जो है एक लेकर आएगा नहीं, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं कि गोलों और तोपों। और ध्यान रखिएगा, अगर एक चीज और जब किसी चीज को कनेक्ट करता है, तो इसको अगर बहुवचन में रखे हैं तो इसको भी आपको बहुवचन में रखना होगा। सेम टाइप की चीज़ों को और जो है कनेक्ट करने का बात करता है, ठीक ना। इन दोनों का वचन जो है से सेम होना चाहिए। इस सब में वचन का जो है एरर, गोले, गोला, ये सब में वचन का जो है त्रुटि देखने को मिलेगा। तो दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो सबका आप डेफिनेशन देखिएगा, आइए दिखाते हैं। सबका तो नहीं है, जो आंसर है वो ले लिया हूँ। देखिए, करण कारक के बारे में कहा जाता है, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है, जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, यानी कि कोई काम को पूरा करता है, तो उसे करण कारक कहते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम पूरा करता है उसे करण कारक कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह बताया था, से या द्वारा होता है, रिवीजन कर लीजिए। अगर विभक्ति चिन्ह जिसको परसर्ग चिन्ह कहा जाता है, ये याद नहीं रहेगा तो तत्पुरुष समास पहचानने में दिक्कत हो सकता है। ओके, चलिए, तो कारक देख लीजिएगा। इसमें कर्ता है, कर्ता का ने होता है, उसके बाद कर्म है, को होता है, करण से या द्वारा होता है।
के द्वारा भी लिखा गया है। संप्रदान देख लीजिएगा, को या के लिए होता है संप्रदान के लिए, तो भूलिएगा नहीं। अपादान से होता है अलगाव की अर्थ में, यानी कि कोई चीज जुदा हो रहा है, कोई चीज से विलगाव का सेंस आता है तब अपादान होता है। संबंध काके की रारे री होता है। उसके बाद हो गया अधिकरण में या पर होता है। संबोधन हे हो अरे कहा जाता है। ओके, तो सब परसर्ग चिन्ह यानी कि कारक चिन्ह जो है से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? डिबिया, हीरा, प्याला, फिर समाचार। तो समाचार शब्द जो है से बहुवचन है, ठीक है ना। हीरा का आपको हीरे बोल सकते हैं, डिबिया बोल सकते हैं, डिबिया, उसके बाद प्याले बोल सकते हैं, ये सब प्लूरल बन जाएगा। समाचार जो है से हमेशा बहुवचन में यूज होता है, हमेशा बहुवचन में यूज होता है। ऐसा नहीं कि बहुवचन है जिसका पुल जो है से कुछ एक वचन होगा, हमेशा बहुवचन में यह यूज होता है। जैसे कुछ देख लीजिएगा, ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे हस्ताक्षर है, समाचार है, आंसू है, दर्शन है, प्राण है, दाम है, अक्षत है, लोग हैं, ठीक है ना। लोग पीपल, अंग्रेजी में आपको पढ़ाया था, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, पीपल, चिल्ड्रेन, जेंट्री, ये सब पढ़ाया था ना। तो लोग हिंदी में भी जो है हमेशा वो वचन होता है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो या फिर हाँ बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रसमंजरी। तो रसमंजरी का संकलन जो है नंददास के द्वारा किया गया है। बाकी देखिएगा यहाँ पे ललित लगाम या और एक बुक है रसराज, ये दोनों बुक जो है से मतीराम के द्वारा लिखित है ना। उसके बाद भाव विलास, ये जो है से कवि देव के द्वारा लिखित है, कवि देव। ओके, बाकी छत्रसाल शतक है, ये जो है से आपका महाकवि बोला जाता है इनको, भूषण ना, महाकवि भूषण के द्वारा रचित है छत्रसाल शतक। ठीक है, नंददास के बारे में कहा जाता है कि रामपुर उत्तर प्रदेश में प्लेस है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है। याद रखिएगा, प्रेमचंद का जन्म स्थान बनारस है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था जरा बताइएगा, तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? मतभेद है लोगों में, ऐसा कुछ डेट क्लियर पता नहीं है, लेकिन बताइएगी जो है से इनका जन्म कहाँ हुआ तुलसीदास का, ठीक है ना। माता का नाम इनका हुलसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सही शब्द यहाँ पे भरना है ना। उद्यमी, उद्यमी समझते हैं कभी भी हाथ पर डैश नहीं बैठते हैं, वे कुछ करके ही दिखाते हैं। सामान रखे, पैसे रखे, हाथ धरे, पैर रखे। तो कभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, यानी कि हाथ पर हाथ धरे बैठना का मतलब एकदम निट्ठल हो जाना। ठीक है, जैसे अगर मैं हूँ सोचूं कि ज़्यादा लाइक नहीं आ रहा है, ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है, तो उस समय एकदम से क्या हो जाऊँ, अकर्मण्य हो जाऊँ, तो फिर कुछ होगा आगे, कुछ होगा ही नहीं। अरे पढ़ाने से कम मेरा तो कुछ कंप्लीट हो रहा है ना, कुछ याद हो रहा है ना, आप लोग का भी कुछ भला हो ही रहा होगा। तो हाथ पर हाथ धरे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। तो हाथ पर हाथ धरे रहना मतलब अकर्मण्य हो जाना, यानी कि बिना कोई काम के बैठे रहना, वह होता है। तो हाथ पर हाथ धरना मतलब अकर्मण्य हो जाना। इनमें से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामा चरित, हनुमान अष्टक, रुक्मिणी मंगल या फिर जानकी मंगल? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। हनुमान अष्टक देखिएगा तो तुलसीदास का है। ओके, और उसके बाद रुक्मिणी मंगल या नंददास का है, और जानकी मंगल भी तुलसीदास का है। उसमें देखिएगा जानकी मंगल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा। ये जो जानकी मंगल है, इसमें सीता और राम का जो स्वयंवर हुआ था, विवाह हुआ था, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया गया है जानकी मंगल में। ओके, नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित है। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों का सही शब्द चुनिए। यहाँ पे बोल दिया है सब जो है से एक दूसरे का जो है से पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ध्वज जो है से इसका सही यहाँ पे बढ़ जाएगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय जो पताका है उसके लिए जो शब्द हम लोग यूज करते हैं चिन्ह, वह ध्वज यूज करते हैं, न कि चिन्ह। ठीक है ना, राष्ट्रीय चिन्ह कुछ और है, हम लोग ध्वज यूज करते हैं, तिरंगा। ठीक है ना, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज माना गया है। ठीक है, चलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, ध्वज। बाकी सब इसका पर्यायवाची है, निशान, पताका, ओके ना, चिन्ह, ये सब। फरहारा भी एगो बोलते हैं हम लोग। इनमें से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो वह देर तक सोकर उठता है ना, देर तक सोकर उठता है, ये सही वाक्य है, बाकी सारे वाक्य गलत हैं। देर तक सोकर उठता है, सोना क्रिया अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गिलहरी, कोयल, खटमल या फिर मक्खी? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। खटमल जो शब्द है वह पुल्लिंग है, कोयल, मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, गिलहरी भी यहाँ पे पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा
माल गोदाम शब्द का समास विग्रह सही रूप है। तो माल गोदाम क्या होता है? माल के लिए गोदाम ना, तो माल के लिए गोदाम, इसका आंसर सी हो जाएगा। के लिए किस में आता है? याद आ रहा है? भूल गए? याद कीजिए, कॉन्डोक्स में लिखिए जरा कि माल गोदाम में कौन सा समास होगा। ओके ना, इसीलिए बोलता हूँ यहाँ पे माल के लिए गोदाम लिख देगा और पूछ देगा आपसे कि इसमें कौन सा समास है, चिन्ह होगा। अब ज़्यादा तो तत्पुरुष समास तो पहचान लीजिएगा, के लिए विभक्ति चिन्ह, लेकिन अंदर तो जाकर पूछ देगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो माल के लिए गोदाम के लिए में कौन सा तत्पुरुष है, जरा ये बताइए। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 210 ये जो है किसके बारे में बात करता है? तो जब आप लोग राज्य का विधानसभा या विधानमंडल बोलें तो उसमें जो प्रयुक्त होता है भाषा, उसके बारे में बात किया जाता है अनुच्छेद 210 में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, विधानमंडल के बारे में बात किया जा रहा है। ओके ना, जिसमें आप लोग जैसे हिंदी अंग्रेजी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई आप क्षेत्रीय भाषा भी यूज करना चाहता है तो अपना भाषा वह यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 210 याद रखिएगा, विधानमंडल में होने वाला भाषा के बारे में बात किया जाता है। हिंदी का जो भाषा है वह भारत की भाषा जैसे हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। 343 क्लॉज नंबर फर्स्ट में यह मेंशन है। और देवनागरी लिपि होता है हिंदी का, आपको पता होना चाहिए। और हिंदी में जो देवनागरी लिपि होता है उसको पहचान होता है एक सीरा रेखा। क्या होता है? सीरा रेखा। सीरा रेखा क्या होता है? तो ये जो रेखा दिख रहा है ना, जो आप लोग लिख दिए सीरा ऐसे, तो जो लाइन है, लाइन उसी को सीरा रेखा कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिए, यही पहचान होता है देवनागरी लिपि का। आंसर इसका बी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सोना क्रिया हमेशा अकर्मक होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है। जैसे मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करूँ, आपको बताऊँ, मैं पाता हूँ, तो मैं क्या पाता हूँ? आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है ना, कि जौ पा लेता हूँ या फिर सोना पा लेता हूँ, पैसा पा लेता हूँ, ठीक है, या कुछ और पा लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें आंसर मिल जाएगा। उसने पीटा, तो उसने किसको पीटा? आंसर मिल जाएगा। उसने खाई, क्या खाई? आंसर मिल जाएगा। लेकिन वह सोता है, वह क्या सोता है? आंसर नहीं मिलेगा। तो सोना क्रिया अकर्मक होता है, ठीक है ना, आंसर इसका ए है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? दिमाग में क्वेश्चन लाइए कि देखिए, क्वेश्चन आप लोग हिंदी का भी पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने का एक्चुअली में सही तरीका यही होता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे ही माइंड में आया, आपके हाथ में मोबाइल रहता है ना, तो तुरंत ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है सर्च कर लीजिए, जिसमें आप लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं। पहला पुरस्कार कब मिला, कितना राशि इसमें दिया जाता है, पहला जो पुरुष थे कौन से थे, कौन भाषा में उनको मिला था, पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, और अभी लेटेस्ट किसको मिला है। इतना सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिए, कोई चीज़ देखते हैं तो एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ छूट जाए। अगर देख लीजिएगा तो आपका जीके जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए। मेरा तो पढ़ने का तरीका जो है यही होता है कि मैं कोई चीज़ का ना तुरंत पोस्टमार्टम कर देता हूँ, पूरा उसको अंदर तक जाकर देख लेता हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य ये है। तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में दिया गया था। आइए कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिएगा तो 1965 में शुरू किया गया था और पहला बार जो दिया गया था वह जी शंकर कुरूप को दिया गया था और यह मलयालम के कवि थे। पहली महिला जो थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह 1976 में दिया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। और वो महिला थी आशा पूर्णा देवी, बंगाल की थी, बंगाली राइटर थी। तो भाषा भी आपको बता दिया। लेटेस्ट अभी 2023 में अमिताभ घोष को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये चीज़ देख लीजिएगा। 11 लाख रुपया इसमें दिया जाता है राशि ना, ध्यान रखिएगा। इतना सारी चीज डिस्कस कर दिया। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितना है? अभी सलाका सम्मान बताया था, भूल गए। सलाका सम्मान 1986-87 में शुरू किया गया था। याद कीजिए क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किया था, ठीक है। और हिंदी अकादमी का स्थापना जो है 1981 में किया गया था। तो इसमें जो राशि दिया जाता है वह होता है 5 लाख। आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूँ। तो सच्ची बात, मनो अनाज, गोल आंखें या फिर गुलाबी रंग। तो बात कैसा है? सच्चा है, तो उसके बारे में बता रहा है। गोल आंखें, तो आंखें कैसा है? गोल है। गुण बता रहा है। रंग कैसा है? गुलाबी है। तो सब में गुण बता रहा है। मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मनो अनाज की होता क्या है। देखिए आइए बताते हैं। देखिए आपको अगर पता होगा, स्वामी वंशीधर, जो वंशीधर मंदिर गढ़वा में है, उसका आपको मैं वेट बताया था कि 32 मंड होता है, वेट बताया था। हिंदी में इसको जो मंड होता है उसको मन बोला जाता है, और मन का जो बहुवचन रूप लिखा होगा वह मनो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही है मनु। तो मंड मतलब होता है मतलब मन,
समझिए बात को। मन होता है जिसमें 40 केजी आता है और उसमें 32 से 40 कर गुना किया था, आपको याद आ रहा है, 1280 केजी बताया था, जो कि बंशीधर मंदिर में जो मूर्ति है उसका जो है गोल्ड का बना हुआ है। बंशीधर मूर्ति जो है उसका यह वेट है, ध्यान रखिएगा। वेट मास बोलिए, वेट नहीं, ठीक है, नहीं तो काउंट करने लगेगा कि मास वेट में डिफरेंस होता है। तो ऐसे इसको करेंट करके आपको पढ़ना चाहिए, समझे। तो मनो का मतलब एक मन होता है जिसमें 40 केजी आता है। तो इसे संख्या को नहीं बता रहा, सॉरी, यह जैसे परिमाण को बताता है, मात्रा को बता रहा है। तो आई होप की चीज क्लियर होगा। इंटरेस्टिंग लगा आंसर। 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1968 में मिला था, बहुत बार बता चुका हूँ। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। किसके लिए मिला है? चितंबरा के लिए। चितंबरा, चितकोबरा नहीं, चितकोबरा जो है से मृदुला गर्ग का है, ध्यान रखिएगा। बाकी रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्रकवि भी कभी कभी आप लोग बोलते हैं, और इनका रचना है दिनकर उर्वशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। और जयप्रकाश नारायण का कामयानी, याद रखिएगा। अज्ञेय के बारे में आप लोग सुने होंगे, मैं क्यों लिखता हूँ क्लास 10 में, एक आपको चैप्टर पढ़े होंगे ना, इसलिए अज्ञेय। और बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर इसका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। चितंबरा के लिए इनको मिला था, ये भी याद रखिएगा, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है से बताना भूल जाता हूँ, ये जो है से अब जितना भी 8वीं सूची में 22 भाषा है, तो उसमें सभी भाषाओं में दिया जा सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अब 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं आता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नेपाली है, कोंकणी है, संथाली भी है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं, लोकोक्ति है और उसका सही अर्थ पर आपको जो है से मैच करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि हर कोई अपने ही रंग में जो है से ढल जा रहा है। तो देखिए, इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांतित व्यक्ति को आप लोग अवसरवादी बोल सकते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा आपके साथ है, नहीं तो फिर कल्टी मार लिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का मतलब होता है अपनी असफलता पर खींचना, यानी कि टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आया तो लैपटॉप ये सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए, ये होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। का बरखा जब कृषि सुखाने, बरखा मतलब बारिश होता है, तो क्या का बरखा मतलब क्या बारिश हुआ जब खेती सूख गया, तो इसका मतलब होता है समय के बाद सहायता मिलना, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले, मतलब मरीज के मरने के बाद जो है उसको मतलब हेल्थ फैसिलिटी आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, ठीक ना, इतने मेरे पापा मम्मी को हमेशा बोला करते हैं। तो ए आपका हो जाएगा 4 का सी, तो मैच कर लीजिए जरा। तो ए का हो जाएगा बी, ए की आंसर तो आपको मिल जाएगा, बाकी तो डिस्कस कर ही दिया, तो देख लीजिएगा। सिद्धांतहीन व्यक्ति को बोला जाता के लिए ये लोग यूज किया जाता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि हर कोई जैसे अपने रंग में ढल रहा है, सिद्धांतहीन व्यक्ति है, ठीक है, यानी कोई इसका लाइफ में सिद्धांत नहीं है, जो कि सिद्धांत का अनुरूप न चलता हो। माँ की बहन, ये तो बहुत ईजी है। माँ की बहन, माँ की बहन को आप लोग मौसी बोलते हैं, इजी है, ओके ना। बाकी चाची हो गई, बगल वाली चाची हो गई, पड़ोस वाली चाची, मौसी, बुआ, अंग्रेजी में सबको आंटी बोला जाता है। आंट होता है, आंटी जैसा कोई शब्द नहीं होता अंग्रेजी में, ये तो हम लोग बना दिए हैं आंट से आंटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निलय इसका आंसर हो जाएगा। निलय का मतलब क्या होता है? तो निलय का मतलब होता है आवास, निवास, घर, उस गृह बोल सकते हैं, ये सब कुछ होता है निलय मतलब। तो आवास होता है। कामदेव उसका बोल सकते हैं मनोज, अनंग या फिर मनमत भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेम के देवता बोला जाता है कामदेव को, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम रति था, कामदेव, ठीक है। क्लास आई होप कि काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बाकी प्ले लिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। झारखंड जी के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। डेली अभी बेसिस पर नहीं दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा। जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है ना मुझे, तो एग्ज़ाम जब आने लगेगा तो आपको डेली मिल जाएगा, तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। pdf@learnersguideeducation से डाउनलोड कर लीजिएगा, और कुछ आपका मंतव्य है लेक्चर को लेकर या कुछ सुझाव होता है तो आप लोग उसमें चिपका सकते हैं, किसी भी लेक्चर को लेकर। वंदे भारतम, जय हिंद।